नमस्कार साथियों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का अध्याय 3 परमाणु और अणु का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने परमाणु और अणु से संबंधित रासायनिक संयोजन के नियम जाने थे। इसमें हमने स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था, इसमें हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था और डाल्टन के नियम के कुछ अभिग्रहित पढ़े थे। इनका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था और कुछ प्रश्न भी आपकी पाठ्य पुस्तक के जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी हमने हल किया था। आइए देखते हैं आगे हम परमाणु से किस प्रकार वो अस्तित्व में रह पाते हैं, किस प्रकार वो अणु के रूप में रहते हैं, किस प्रकार वो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। परमाणु और अणु से संबंधित ये सारा हम पोर्शन पहले पार्ट में हम कर चुके हैं। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है परमाणु। तो हमने कहा किसी भी वस्तु, हमने उदाहरण लिया था, ये मेरे हाथ में मार्कर है, पेन है, चौक है, उसको टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो जो सबसे सूक्ष्मतम कण बचेगा वही क्या कहलाएगा, वही परमाणु कहलाएगा। तो परमाणु किसी पदार्थ का, परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु जो है किसी पदार्थ का वो क्या है, सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है। इसके बाद परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में इसको विभाजित कर दिया गया, आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में, इसको विभाजित कर दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इसका मतलब केवल अविभाज्य वाला तो बैठेगा नहीं। परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम रासायनिक अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन परंतु इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य कण है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। फिर हमने बात की समान एक ही तत्व के परमाणु जो है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जो है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। और अलग अलग तत्वों की बात करें तो अलग अलग तत्वों के परमाणु भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं उसका उदाहरण हमने देखा था पिछली क्लास में। हम हाइड्रोजन के जितने परमाणु, उसमें एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। वहीं हीलियम की जब बात करें तो वहां प्रोटॉन 2 और इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। तो समान तत्व है, एक ही तत्व, उसके सभी परमाणु समान होंगे। लेकिन यदि तत्व अलग अलग हैं तो उसके परमाणु भी अलग अलग होंगे। आगे हम बात करेंगे इसके बाद अणु की। इसकी बात करेंगे बच्चों अणु की। अणु की यदि हम बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ये परमाणु जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। मैं यहां लिखूं तो परमाणु प्लस परमाणु, तो इनसे मिलकर क्या बनेगा, इनसे मिलकर क्या बनेगा, अणु बन जाएगा। अणु लेकिन
रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। इनका स्वतंत्र जो अस्तित्व है वो संभव है। अणु क्या है? परमाणु से मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, इसी में अपन इसको प्लस माने। परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अगर हम कहें ये लेते हैं तो इसको किसमें टूटना होता है? परमाणु में टूटना होता है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। ये अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो किसमें टूटेंगे बच्चों? ये परमाणु में टूट जाएंगे। और जब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित की जाती है तो हम उसमें अणुओं को संतुलित नहीं करते, हम उसमें किसको संतुलित करते हैं? परमाणुओं को संतुलित करते हैं। आगे बात करते हैं यौगिक की। यौगिक के बारे में अगर हम बात करें, कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्व और तत्व मिलकर क्या बनाते हैं भाई? यौगिक बनाते हैं। तो यहां भी हम ये बात कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अब यहां तत्व और तत्व मिलकर क्या बन रहे हैं? यौगिक बन रहे हैं। ये इनके लिए क्या निश्चित होता है? अनुपात निश्चित होता है। जैसे बात करें CO2, यहां 1:2, HCl 1:1, MgO Cl2 1:2। तो यहां कहने का तात्पर्य ये है कि जो यौगिक है उसमें अनुपात जो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। और यदि अनुपात निश्चित नहीं होता, और अनुपात हमेशा हम बात करते हैं किसमें होता है? पूर्णांकों में होता है। ठीक है, तो ये हम यौगिक के बारे में बात करते हैं। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं हम बार शॉर्ट में। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इसको हमने और आगे बढ़ाया है। वो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु एक ही तत्व भिन्न भिन्न या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंधे होते हैं क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। उदाहरण हमने करे O2, H2, N2, H2O, CO2, MgCl2। यौगिक अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। जैसे जल का अणु कार्बन डाइऑक्साइड, जल एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, BrCl2। हम बात करते हैं परमाणु की अवधारणा की। हमने बात कर ही ली पूरी परमाणु की अवधारणा, अणु की, यौगिक की, एक बार का हमने देख ही लिया है सबको। अब यहाँ बात करेंगे हम परमाणु त्रिज्या को। परमाणु त्रिज्या जो है इसको नैनोमीटर में मापते हैं। और नैनो हमने बात करी थी, एक टाटा ने कार भी चलाई थी नैनो नाम से। इस नाम से चलाई थी नैनो। नैनो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। नाम से चलाई थी नैनो नाम से। नैनो का मतलब होता है, और वैसे मीटर में अगर देखा जाए 10⁻⁻⁹ नैनो को क्या बोलते? 10⁻⁻⁹। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹, 1 मीटर बराबर 10⁹9 नैनोमीटर। तो इतने छोटे छोटे कणों से परमाणु मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? अणु, या हम कहें परमाणु, अलग अलग परमाणु है, दो तत्व हैं, वो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और यौगिक क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं।
अगर हम कुछ पदार्थ के लिए देखें, कुछ पदार्थों की परमाणु त्रिज्या को देखें, हमारी बुक में दिया हुआ है, तो जैसे हम जल की बात करें तो जल के परमाणु की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, 10⁻⁻9 मीटर। ये सारी जो है राशि वो किसमें है, मीटर के अंदर है, 10⁻⁻9 मीटर, और इसको हम बोलेंगे नैनो मीटर। अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग क्या होता है, रक्त का जो रंग है वो क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल। इसके अंदर अगर बात करें हिम यानी आयरन, हिम तो क्या है, आयरन है, और ग्लोबिन नामक क्या है, इसमें प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। अगर इसकी बात करें तो 10⁻⁻8 मीटर तक होती है हीमोग्लोबिन। यदि मैं रेत के कण की बात करूं, मिट्टी की या रेत का कण, 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मीटर। अगर मैं बात करूं चींटी, बहुत छोटी होती है ना, 10⁻⁻3 मीटर। ये -3 का मतलब अपन ये बात कर रहे हैं कि 1/100 यानी 10⁻⁻2। 1 मीटर का कौन सा हिस्सा, 100वां हिस्सा। तो 1 मीटर का कौन सा हिस्सा, 1000वां हिस्सा कितना होगा, 10⁻⁻3। ये घात ऋणात्मक में आपने गणित में पढ़ी होगी, जानकारी ली होगी। तो यहां हम बात जो कर रहे हैं, फिर से देखें, जल जो है उसका 10⁻⁻9 मीटर, हीमोग्लोबिन 10⁻⁸, रेत का कण 10⁻⁴, चींटी 10⁻3। मैंने फिर बता रहा हूँ 10⁻3 का मतलब क्या है, 1 मीटर का कौन सा हिस्सा, 1000वां। कितने जीरो, 1 2 3, इसको घात में भेज दो, नीचे है तो माइनस में, इतने जीरो को घात में भेज दो तो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा याद रह जाएगा। इसी तरह 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा क्या कहलाता है, नैनोमीटर कहलाता है, नैनोमीटर कहलाता है। और परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, तत्वों के नाम और उनके प्रतीक। तत्वों के नाम और उनके प्रतीक के बारे में सबसे पहले वैसे बताया तो डाल्टन ने था, जॉन डाल्टन अपन ने बात करी थी, लेकिन आज जिस रूप में प्रतीकों को बताया जाता है वो सबसे पहले व्यक्त किया था बर्जीलियस ने। किसने बताया था, बर्जीलियस ने। तो दो वैज्ञानिकों का यहां पर हमारे नाम आएगा, एक आएगा डाल्टन और एक आएगा बर्जीलियस। आज जो रूप है, जिस रूप में हम पढ़ते हैं, उस रूप को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस, याद रह जाएगा, बर्जीलियस। बच्चों, प्रतीक के अंदर किसी भी चीज को प्रतीक के रूप में लिखना, इसका मतलब उसको संक्षेप के अंदर व्यक्त करना, वही प्रतीक के रूप में हम लिखना कह सकते हैं। अब यहां पर जब हम किसी को अक्षर को प्रतीक के रूप में लिखते हैं, पहली बात, प्रतीक और प्रतीक के बारे में बताया किसने, तो बर्जीलियस ने। पहले किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। दोनों को नाम याद रख लें अपन, लेकिन मेन किसने बताया, बर्जीलियस ने बताया, याद रखना। अब जब प्रतीक है उसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है, अंग्रेजी भाषा के वर्णाक्षर का प्रयोग होता है। प्रथम जो अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाता है, और द्वितीय अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ये प्रतीक के रूप में। और तत्व को
उसके संक्षिप्त रूप में लिखना। लिखना है। और ये नामकरण कौन करता है? IUPAC, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है बच्चा, बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC का पूरा नाम, प्रतीकों का निर्धारण नामकरण कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा ये किए जाते हैं। संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहता है? प्रतीक रूप में लिखना कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि कोई तत्व है, जैसे कार्बन, तत्व है कार्बन, स्पेलिंग बन रही है CARBON, और क्लोरीन, यहां भी स्पेलिंग बन रही है CHLORIN, दोनों C से शुरू हो रहे हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ था? शुरुआत के अंदर ये जहां ग्रीस में, इंग्लैंड में, लैटिन अमेरिकी देशों में, लैटिन देशों में, वहां पर जिस लोकल नेम से उसका प्रचलन था तो उसी के नाम पे नाम रखा। अंग्रेजों ने अलग नाम रखा उसी तत्व का, फ्रेंच ने वही नाम रखा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कॉपर जो शब्द है कार्बन से ही क्या बना है? कॉपर जो शब्द है CUPPER, कॉपर बोलते। अब ये कॉपर किससे बना है? ये कॉपर शब्द बना है साइप्रस से बना है साइप्रस से। तो इस साइप्रस से क्या बन गया? कॉपर बन गया, और इसे कॉपर कहा जाने लगा, और हमने प्रतीक दे दिया इसका CU। इसी तरह हम बोलते हैं सोना। हम क्या बोलते हैं? सोना। अरे भाई, नींद वाला सोना नहीं है, सोना। सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब गोल्ड। पीले रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पीला। और इसी को हम बोलते हैं ओरम। क्या बोलते हैं? ओरम। और इसी ओरम, पीले का जो अंग्रेजी शब्द हम देखें तो वो ओरम, और ओरम से इसका नाम, प्रतीक निकला है AU। तो कुछ तत्वों के जो प्रतीक है, कुछ तत्वों के प्रतीक हैं, उनके लैटिन नाम के आधार पे, जैसे हम बोलते गोल्ड है, लैटिन नाम है उसका ओरम, और यहां प्रतीक है उसका AU। इसी तरह नाम है टंगस्टन, बोलते हैं, लैटिन नाम है उसका वुल्फोर्म, और प्रतीक में हम लेते हैं W, टंगस्टन। इसी तरह चांदी, इसी तरह चांदी, इसको क्या कहते हैं? अर्जेंटम, और प्रतीक है इसका AG। इसी तरह पारा, बोलते क्या है? मरकरी। हम अंग्रेजी की बात करें, हिंदी भी लिख दिया इसमें, नाम है इसका, प्रतीक किस पे है? हाइड्रोजन पे, और व्यक्त करेंगे HG से। तो कुछ तत्वों के प्रतीक ऐसे हैं जो उनके लैटिन नाम के आधार पे, इनके आधार पे, लैटिन नाम पे, जैसे गोल्ड है, लैटिन पे नहीं होके इसका अंग्रेजी अर्थ होता है ओरम, AU। तो नाम अलग उच्चारण में बोलते हैं लेकिन प्रतीक अलग निकलता है। इसी तरह टंगस्टन,
इसी तरह पांचवा अगर बात करें आयरन, ले लेते हैं। पहला हमने देखा Au, इसे नाम दिया औरम। हम क्या बोलते हैं इसको? गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्ड। इसी तरह हमने देखा Ag, अर्जेंटम, चांदी, या चांदी मैंने हिंदी में लिख दिया सिल्वर, प्रतीक है इसका Ag। W, टंगस्टन, वुल फॉर्म भी कहते हैं, और वुल फॉर्म के नाम पे प्रतीक है W। नंबर 4 आयरन, एरम बोलते हैं, प्रतीक Fe। Hg, मरकरी, हाइड्रोजिम, Hg, Pb, लेड, इसी को बोलते हैं पिस्बस। तो पिस्बस से इसका प्रतीक बना है Pb। Sn, स्टेनम बोलते हैं इसको, स्टेनम टिन बोलेंगे इसको, स्टेनम या टिन। तो यहां मैं बताना ये चाह रहा हूं स्टेनम। तो यहां बताना ये चाह रहे हैं ओरम नाम बना है Au से, Ag नाम बना है अर्जेंटम से, ये नाम बना है वुलफॉर्म से, आयरन नाम बना है एरम से, Hg नाम बना है हाइड्रोजिम से, पिस्बस नाम बना है लेड का, स्टेनम Sn से। तो इस तरह कुछ तत्वों के जो प्रतीक हैं वो उनके लैटिन नाम या अन्य नाम के आधार पर, अंग्रेजी नाम के आधार पर नहीं है। फिर आगे एक सारणी है। अगर हम देखें कार्बन की बात करें तो कार्बन के बहुत सारे प्रतीक बन जाते हैं। कार्बन के भाई खूब सारे प्रतीक हैं। किसके? कार्बन के। कार्बन के सी से प्रतीक, इसमें सी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर नाम से शुरुआत होने वाले। तो सबसे पहले कौन है? कार्बन, और ये सबसे सर्वाधिक यौगिक बनाता है। तो पहला सी से हम बनाते हैं कार्बन, फिर सी ए से कैल्शियम, सी डी से कैडमियम, सी ई से सीरियम, क्लोरीन, कोबाल्ट। पहला अक्षर सब में बड़ा आ रहा है, दूसरा अक्षर सब में छोटा आ रहा है। सी आर से क्रोमियम, कॉपर। तो इस तरह जो दूसरा अक्षर आ रहा है वो स्मॉल लेटर का आ रहा है। एक चीज और ध्यान रखें, CO जो है, CO जो है, इस CO के लिए आप ये ध्यान रखें कि ये जो O है स्मॉल लिखना है। यानी CO ले लिया तो ये कार्बन मोनो ऑक्साइड हो जाएगी। मोनो ऑक्साइड, मोनो यानी एक, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। और यहां हम ये जो है ये किसका प्रतीक है? कोबाल्ट का प्रतीक है। आगे देखते हैं बच्चों। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो डाल्टन का जो अभिग्रहित है उसी में परमाणु सिद्धांत में उपलब्धि के रूप में क्या दिया उसने? परमाणु का द्रव्यमान दिया। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है परमाणु द्रव्यमान, वो सबसे विशिष्ट संकल्पना थी। और प्रत्येक लक्षण का एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है, ये विशेष लक्षण था।
डाल्टन का जो सिद्धांत है वो स्थिर अनुपात का नियम को समझाने में बहुत सार्थक साबित हुआ था। और स्थिर अनुपात का नियम समझा क्यों पा रहा था? क्योंकि उसने परमाणु द्रव्यमान को बताया था। परमाणु द्रव्यमान जो है उसको ज्ञात करना कठिन कार्य था। रासायनिक संयोजन के नियम उपयोग और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया। यानी कार्बन 12 के समस्थानिक के सापेक्ष, सापेक्ष यानी किसी को साथ में रखते हुए उससे कितना गुना भारी है। अगर अपने पास बाट नहीं हो किसी का तो हम क्या करेंगे? जैसे आधा किलो हम बाजार से सेम खरीद लाए, अब मेरे पास 2 किलो की कोई चीज ना तोलने के लिए नहीं, अरे आधा किलो का सामान तो पड़ा है मेरे पास, उससे मैं आधा किलो और कोई चीज था तोलूंगा, आधा आधा किलो बैलेंस करूंगा, फिर उसको यहाँ ले लूंगा तो 1 किलो हो गया, फिर दूसरी वस्तु रखूंगा, अब मेरे पास 2 किलो सामग्री एक तरफ आगे 2 किलो में माप सकता हूँ। ये मैंने सापेक्ष मापन किया। तो इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान का सापेक्ष मापन किया किसी दूसरे के साथ। और परमाणु द्रव्यमान जो इकाई है वो यूनिफाइड है बच्चों, आपको AMU भी मिलेगी। AMU ये था एटॉमिक मास यूनिट। क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। पहले ये कहते थे परमाणु द्रव्यमान किस में मापा जाता है भाई? AMU में। ये कहते थे परमाणु द्रव्यमान इकाई, लेकिन आजकल इसको एक ही शब्द में कह दिया, इसका मात्रक क्या है? यूनिफाइड है। परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा अगर करें, मैंने कहा कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसके सापेक्ष मापा गया? कार्बन 12 के। कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के। तो हाइड्रोजन कितना निकला? 1.008। अपन ने एक ही लिया अभी आपके लेवल के हिसाब से। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। दिख रहा है बच्चों? लगभग। अब देखो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है, लेकिन यहां सिस्टम थोड़ा बैठता नहीं है। यहां जितना है उतना ही परमाणु द्रव्यमान हो रहा है, लेकिन आगे करे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 तो द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तो यहाँ 16। सोडियम में थोड़ा सा गड़बड़ रह जाती है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 लेकिन द्रव्यमान 23, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 11 लेकिन द्रव्यमान 24, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान 32, क्लोरीन का अगर बात करें तो 17 लेकिन द्रव्यमान 33.5, कैल्शियम का 20 तो द्रव्यमान 40। यानी यहां हम ये बात कर रहे हैं कि जो लगभग परमाणु द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ही है और परमाणु क्रमांक भी 1 है। लेकिन मैं बात करूं कार्बन की तो परमाणु क्रमांक 6 द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 द्रव्यमान 14, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 यहां 16। तो इस तरह इनके बात करें तो परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक के क्या हो रहे हैं? ज्यादातर दुगने हैं। और अपने एक सोडियम काम में आता है ज्यादा, वो 23 है, याद रह जाएगा। कैल्शियम काम में आता है उसका 40 है, याद रह जाएगा। क्लोरीन अगर आता है तो 35.5 है, 35.5 ही पॉइंट यहाँ है, 35.5। तो इस तरह कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अपने को याद रखने हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु और आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। के बाद में अणु हमने बात कर ली। अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से मिलकर बनते हैं भाई। अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। वे परस्पर आकर्षण बल से कसकर जुड़े होते हैं। किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। अणु के गुण, ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। मैंने पहले पूरा समझा दिया, इसको अच्छे से समझा दिया है। किसी तत्व या यौगिक का अणु तत्व यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु संयोग करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। हमने अणु को और अच्छी तरह से देख लिया है। तत्वों के परमाणु के बारे में हमने बात कर ही ली है। अणु की परमाणुकता क्या है? किसी अणु में कितने परमाणु है वो उसकी परमाणुकता है। जैसे मैं लिख रहा हूं O2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है? 2 है। अगर मैं O2 लिख रहा हूं तो परमाणुकता कितनी है? 2। यदि मैं O3 लिख रहा हूं तो परमाणुकता कितनी है? 3। यदि मैं Na लिख रहा हूं तो परमाणुकता क्या है? 1। यदि कि मैं
C4 लिख रहा हूं तो परमाणुकता क्या है 4। तो इस तरह हम तत्वों में परमाणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। ऑक्सीजन के अणु में 2, फास्फोरस में 4, सल्फर में 8। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। यहां हम परमाणुकता को वे तत्व जिनमें एक ही परमाणु होता है उसको कहते हैं एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, 2 होता है, ज्यादा होते तो हम उसको कह देते हैं बहु परमाणुक। तो 2 2 4 4 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, आपकी बुक में दिए हुए इसलिए। तो एक परमाणु में हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। हमने बात की थी गैसीय द्विपरमाणु कौन कौन सी होती है, मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, ये सब द्विपरमाणु गैसें होती है। अगर नोबल गैसों की बात करें, हे नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहना, और कर्मचारियों जीवित रहना, तो ये सब कौन सी गैसें हैं, एक परमाणु गैसें हैं। यहाँ द्विपरमाणु की बात करें, त्रिपरमाणु जिसमें 3 होते हैं जैसे ओजोन। चतुपरमाणु की बात करें तो फास्फोरस। बहुपरमाणु की बात करें तो सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं। क्लोरीन कार्बन का अपर रूप है, इसे क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था बक्की बॉल। क्या बोलते हैं, बक्की बॉल, क्लास 8 में पढ़ा था ये, कार्बन और उसके अपर रूप में। बोरोन के परमाणु में 12 परमाणु होते हैं। तो इस तरह हमने इनको अध्ययन देखा था। यौगिक के अणु की बात करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं, इसके कुछ सवाल भी कर चुके हैं। जल, जल में क्या है H2O, क्या है H2O। हाइड्रोजन कितना, परमाणु द्रव्यमान 1। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 16। हाइड्रोजन के परमाणु कितने 2 है, तो 1 × 2 बराबर 2। ऑक्सीजन का कितना है 1 × 16 बराबर 16। तो यहाँ इनका अनुपात निकालें, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो 1:8। यहाँ अमोनिया थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, NH3 याद रखें, NH3 याद रखें। अगर अमोनिया की बात करें तो NH3, देखो बच्चा, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1। नाइट्रोजन के कितने परमाणु है 14 × 1 यानी 14। हाइड्रोजन के कितने हैं 3 × 1 बराबर 3, तो अनुपात क्या आया 14:3। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2, कार्बन का द्रव्यमान कितना 12। अभी हमने द्रव्यमान की लिस्ट पढ़ी है। ऑक्सीजन का कितना 16। ऑक्सीजन के कितने हैं, ये तो 12 × 1, यहाँ 16 × 2 कितने 32। तो 16, 12 और 32, काटे इनको, 4 3 12, 8 चौक 32, 3:8, 4 3 12, 3:8। तो इस तरह हम अनुपात इनके देख सकते हैं। यौगिक के अणु में अनुपात हम इस तरह निकाल सकते हैं। आयन और बहुपरमाणुक आयन, किसी भी परमाणु के आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। धातु और अधातु युक्त आवेशित कण बने होते हैं, इन आयनों पर ऋणाधनवावेश होता है। जैसे हम बात करें बच्चों सोडियम की, इसकी बात करें सोडियम की, परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। कितना होता है बेटा 11। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, और बाहरी कोष में क्या पूरा करता है, अष्टक पूरा करता है। अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होता है, स्थायी होता है। इसलिए सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता। अगर ये दे दे तो इसके पास भी क्या रह जाएगा 2 और 8, बाहर कितना रह जाएगा 8। 1 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इस पे 1 आवेश आता है, और ये क्या बनाता है, धनायन बनाता है। फिर से समझे बच्चों, ये है भाई सोडियम, अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मुझे, ये इतना बड़ा कोष है, पूरा कमरा है, एक आदमी बैठा है अंदर, हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं 8 बैठे हैं अंदर, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन। ये मैंने जो ब्लैक डॉटेड बनाया, ये क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन बनाए, तो ये अंदर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, है ना, क्या हम भी। तो ये क्या है, इसको त्याग देता है,
किसको त्यागा? एक इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया। अब वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब क्या स्थिति रही? ये नाभिक है, ये बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर अगले वाले में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने बताया था 2 हो 8 हो 18 हो 32 हो, ये बाहर है तो ये क्या होते हैं? स्थाई। तो ये सोडियम जी जो क्या हो गए? स्थाई हो गए। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, किसी को दिया है, देगा वो क्या होगा? धनी आदमी होगा। कितना धनी हुआ? +1। तो इस तरह क्या बनते हैं तत्व परमाणु? अपने क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। ऋणावेशित कण को ऋणायन कहते हैं और धनावेशित को धनायन कहते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने वाले क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। और त्यागने वाले क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। आयन 2 प्रकार के होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा। और ऐसा करता क्यों है? वो स्थायी होने के लिए इस तरह का इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करना परमाणु द्वारा किया जाता है। तो आज हमने आयन पढ़ लिए, परमाणु पढ़ लिए। ये जो आयन जो होते हैं बच्चों, इसमें हमने पढ़ा आयन बनते क्यों हैं? तो परमाणु क्या करता है? परमाणु या तत्व अपने स्थायी होने के लिए, इसके लिए स्थायी होने के लिए किसका निर्माण करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। तो इस तरह परमाणु जो है वो स्थायी होता है और अपना स्थायित्व ग्रहण करता है। जैसे जिससे ग्रहण करता है, जिससे ग्रहण करता है, जैसे हम बात कर रहे थे सोडियम की, तो सोडियम बेचारा अब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, त्याग रहा है, तो लेने वाला भी तो कोई होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कैच कौन कर देता है? क्लोरीन। और वो क्या बनाता है? ऋणायन बना लेता है, -1। सोडियम क्या बना रहा है? धनायन बना रहा है। तो इस तरह दोनों मिलकर घर बसा लेते हैं और सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो इसमें सोडियम किसका काम कर रहा है? धनायन का। और जब भी सूत्र लिखा जाता है, धनी आदमी को पहले शीट देते हैं अपने भी, गरीब आदमी होता है उसको पीछे बिठाते हैं। तो ये ध्यान रखें, धनायन को जब भी हम सूत्र लिखेंगे, MgCl2 इसका मतलब मैग्नीशियम धनायन है, NaCl इसका मतलब ये धनायन बना रहा है, MgOH2 यानी मैग्नीशियम धनायन बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम धनायन बना रहा है, CaCO3 यानी कैल्शियम धनायन बना रहा है। जो भी सूत्र आते हैं अपने, AlOH थ्राइस यानी एल्यूमिनियम धनायन बना रहा है। तो जो भी सूत्र लिख रहे हैं उसमें पहले जो तत्व लिखा जाता है यानी वो धनायन बनाता है। ऋणायन वाले तत्व को बाद में लिखते हैं, जिसकी हम विद्युत ऋणता के आधार पर भी इसको पढ़ सकते हैं बड़ी क्लास में। तो इस तरह बच्चों आयन बनते हैं। परमाणु अणु की हमने परिभाषा देखी, परमाणुकता के बारे में जाना। तो इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।